गुड मॉर्निंग। एक बार हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कल की बातों से काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ गया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल नेटवर्क जो हमारा ऑलरेडी फैला हुआ है पूरे कंट्री के अंदर, पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आज के नेटवर्क में ट्रांसमिट होंगे, जिसका कल सेशन करेंगे। तो ये दोनों से फिर आपको पूरा का पूरा जो रियल नेटवर्क है फील्ड में, ये बुक किताब की नॉलेज नहीं है, ये फील्ड में जो वास्तव में इंडिया के अंदर नेटवर्क का जाल बिछाया गया है, उसके ऊपर मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल सभी के लिए है। देखते हैं उसमें आप लोग कितना आंसर दे पाते हैं। प्रभात, अनम्यूट प्लीज। आपका माइक ठीक है, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। यस सवाल सर। प्रभात, सवाल सबके लिए है, लेकिन प्रभात को मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन में आवाज उनकी थोड़ी ठीक आएगी। तो प्रभात, एक सिंपल सा सवाल है सभी से कि बाघा बॉर्डर तो मुझे लग रहा है सभी को जानकारी होगी। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है सभी ने? यस सर। बाघा बॉर्डर कहाँ का है, कहाँ पे है? सर ये हाँ, बताइए। सब कंफ्यूज हो गए? पंजाब में है सर। पंजाब में यस है। सर, इंडिया और पाकिस्तान का। पंजाब भाई ठीक है, इंडिया और बॉर्डर। पाकिस्तान का बॉर्डर है, दिस इज द पंजाब। ओके, चलिए। पहली चीज ये कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं और बाघा बॉर्डर पे एक पाकिस्तानी भी आपके साथ ही खड़ा है, आज ए इंडियन, आप पाकिस्तान वाले को मोबाइल, आपके पास भी मोबाइल है और उसके पास भी मोबाइल है, सपोज करो। तो आपने अपने मोबाइल फोन से जो आपका पर्सन है बाघा बॉर्डर वाला, जो दूसरा पाकिस्तानी है, उसको अगर आप कॉल करते हो, हाय हेलो करते हो मोबाइल के माध्यम से, भले दोनों साथ में ही क्यों ना खड़े हों, तो आप क्या ये बता पाएंगे कि आपका हाय हेलो किन किन रास्तों से, किन किन शहरों से गुजरते हुए उस पाकिस्तानी के पास पहुंचता है? एक जनरल आइडिया आपके नोटिस में क्या आता है, आप इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन सर बहुत, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सभी के लिए है। आप लोग जरा सोचिए कि मेरा सवाल सिंपल है कि दो पर्सन, सीधी सी बात है कि बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। तो इंडियन खड़ा है तो इंडियन के मोबाइल पे जो सिग्नल आएगा इंडियन टावर से आ रहा होगा। दूसरा जो पाकिस्तानी खड़ा है उसके मोबाइल पे जो सिग्नल टावर आ रहे होंगे वो पाकिस्तान से आ रहे होंगे। अब इंडियन ने पाकिस्तानी को कॉल किया, तो यो जो भी हम कॉल करेंगे जुड़ेगा, हाय हेलो जो भी कुछ बोलेंगे वो किन किन रास्तों से गुजरते हुए पाकिस्तान के पास पहुंचेगा, ये मेरा सवाल है। इसके अब प्रभात आप बताइए। प्रभात। सर यस सर। सर मतलब जहाँ जहाँ सर ये टावर्स प्रेजेंट होंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी, उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के, टावर के रेडियो फ्रीक्वेंसी से सर जाएगा, बात होगा। भाई टावर से आगे तो बढ़ लो, सबको पता है हम टावर से जुड़े रहते हैं। यस सर। मेरे कहने का मतलब है आप हॉस्टल में रहते हैं या वहाँ पे अपने इंजीनियरिंग में घर पे रहते हैं? सर हॉस्टल में। हॉस्टल में आपका रूममेट कौन है? सर दिलखुश। वो अभी ट्रेनिंग में है आपके साथ? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। आप दोनों एक रूम में, चलो ये तो एक इंडियन और पाकिस्तानी की बात हो गई। आप मान लो कि दो लोग हैं, चाहे अपने घर में रहते हो चाहे हॉस्टल में रहते हो, दोनों एक ही कमरे में है और आपने अपने फ्रेंड को फोन किया। ठीक है ना, अपने फ्रेंड को जो बगल में आपके साथी है हॉस्टल में, ठीक है ना, जो रूममेट है, दोनों का एक ही कंपनी का फोन है, एक ही है। तो आपका हाय हेलो दूसरे वाले के मोबाइल पे कैसे पहुंचेगा, ये मेरा सवाल। पहले आप इसको बताइए, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे। भाई सीधी सी बात है, आपका भी टावर से जुड़ेगा, उनका भी टावर से जुड़ेगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, सबको मालूम है कि टावर से जुड़ा होगा, ऐसा तो नहीं कि हवा में अपने आप आ रहा सिग्नल। ठीक है, तो इसमें कुछ आइडिया है तो आप बताइए, या आपके दिमाग में जो भी आ रहा है। देखिए बताने से कभी परहेज मत करिए, जो भी माइंड में आए। जब आप बोलना सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस। यस सर। तो सर जैसे मोबाइल फोन से अगर हम अपने किसी मतलब फ्रेंड के साथ बात करें तो सर मोबाइल फोन पहले वो कन्वर्ट करता है सर टेक्स्ट और मल्टीमीडियाज को एक मैसेज और उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी में करता है सर, जिससे फिर वो मोबाइल फोन से वो बेस बेस स्टेशन या फिर ट्रांसमिट होता है।
और फिर सर जो रिसीवर होता है वो सर रिसीव करता है RF सिग्नल्स को और फिर अदर फोन्स को कनेक्ट करता है सर। जस्ट वन मिनट, मैं इतना डीपली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं, बंगाल में हैं? नो सर, अभी मैं बिहार में हूँ। बिहार में है, चलिए बिहार में कौन सी जगह पे हैं? सर पटना। पटना में। मान लो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि पटना से आपको बनारस जाना है, ठीक है? यस तो मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ, पटना से बनारस जाने के लिए कौन से रास्ते से जाओगे? पटना से सर। क्या? हाँ वही सिंपल। तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप पटना से चलने बनारस जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़ लें, हवाई जहाज पकड़ लें, बस पकड़ लें, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं आपसे आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि पटना से बनारस जाना है तो कौन कौन से रास्ते पड़ेंगे? ये आपका एक जनरल आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे पटना से वाराणसी जाना है तो डेफिनेटली वो सभी बसें या वो भी ट्रेन इधर से होके जाएंगे, आप इधर से वाया दानापुर, इधर आपका ये बॉर्डर जो आता है बनारस का, जो भी चंदौली है, उस तरह से होते हुए आप जाएंगे, एक रास्ता होगा ना, ठीक है? यस उस रास्ते की मैं जानकारी चाहता हूँ कि आपका हाय हेलो टावर से जा रहे हो, लैंडलाइन से जा रहे हो, वो हमारा मैटर नहीं करता। हम आपसे किस शहर से होके जा रहा है इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। अभी अनुरुद्ध ने कुछ लिखा है, अनुरुद्ध ने कहा फर्स्ट इट गो टू द क्लोजेस्ट सेल टावर एंड देन इट विल बी फॉरवर्ड हिज मोबाइल नंबर। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा ये तो जानना है, मेन चीज तो यही समझनी है कि वास्तव में नेटवर्क बिछा कैसे। ठीक है, बुक के हिसाब से आपने बहुत अच्छा लिखा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा कस्तूर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अच्छा है, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्लियर होगा कि ये जो चीज आप लिख रहे हो उसको और अच्छे से समझ पाओगे। यस, अब अगेन बोलिए प्रभात, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। लास्ट टाइम देखो एक बार आपको बार बोलिए, कुछ और लगा? मेरी सवाल समझ में आया? थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं? चलिए ओके, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं कुछ पहले वो इसके व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि मीडिया। जैसे दो लोग आमने सामने खड़े हो जाएं तो हमारे लिए जो मीडिया होता है, सबसे पहला जो मीडिया होता है दैट इज द एयर। ठीक है ना, ये सबको मालूम है, एयर। पहले मैं मीडिया लिख लेता हूँ, फिर मैं आपके उस सवाल पे आऊंगा। इसके बाद बहुत सारे हमारे मीडिया होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो मीडिया यूज हो रहा है, आज की डेट में भी यूज हो रहा है, मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉपर वायर हो गया। थर्ड आपका है कोएक्सियल है, लिख देते हैं कोएक्सियल, ठीक है ना। चौथा वायर आपका है आपका माइक्रोवेव, ठीक है ना, माइक्रोवेव और ईएम वेव, ठीक है ना। देखो भाई, क्या इंग्लिश गलत हो जाए ना तो कोई इसका टेंशन मत लेना कि मैं इंग्लिश लिखने नहीं आता, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी के चक्कर में गलत लिख जाता हूँ। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ तो हो सकता है आज मैं गलती कम करूँ, तो कल में बहुत सारी गलतियां हुई, थोड़ा फास्ट चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका सैटेलाइट हो गया, और एक हम आपका और लिख देते हैं, नेक्स्ट इज दैट ऑप्टिकल फाइबर की, वो अच्छी लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ मीडिया लिखा है, ठीक है। तो अभी आपने जो सवाल पूछा उस सवाल पे जवाब जाने के लिए पहले मैं मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आप सभी से पूछूं, सिंपली आप लोग चैट के माध्यम से बताइए कि इसमें से सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन है। स्ट्रॉन्ग मीडिया के बारे में बाद में बात करूंगा, सबसे वीकेस्ट मीडिया, सबसे कमजोर मीडिया किसको माना गया है? आप लोग क्या समझते हैं? यस, थ्रू चैट माध्यम यस बताएं, मेरे पास जवाब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो एयर, सबने एयर एयर एयर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। कम से कम इस मामले में तो आप सभी बिल्कुल ओके हैं कि आप सभी ने कहा एयर इज द वीकेस्ट मीडिया। नो डाउट, मैं भी इस पे एग्री करता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा चीज है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया होता है एंड वीकेस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीकेस्ट मीडिया हो गया आपका ये एयर, ठीक है, क्योंकि हवा नहीं है तो कुछ दुनिया तो चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। और वीकेस्ट मीडिया क्यों माना गया, उसका कारण ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा दो लोग अगर आपस में खड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये डिस्टेंस आएगा कि कम्युनिकेशन के मामले में 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में आएगा, ये इससे लंबी दूरी पे हमें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दिस इज द एयर, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन इसको रिवर्ट करते हैं। आज के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत मीडिया कौन सा है? यस, चैट के माध्यम से बताइए, फटाफट मैं पढ़ दूंगा।
क्वेश्चन रिटर्न है, उल्टा मैं पूछ रहा हूँ। इन बाकी मीडिया में से जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कमजोर और इम्पोर्टेंट में तो आपने एयर का बता दिया, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, सबसे मजबूत पावरफुल मीडिया कौन सा है? ठीक है ना? यस, ओएफसी, 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 सारे लोग ऑप्टिकल फाइबर पे जा रहे हैं। आप में से माइक्रोवेव, निशांत माइक्रोवेव पे चले गए। चलिए, सैटेलाइट भी लिखा है मैंने। एनीवन एग्री विद द सैटेलाइट? श्वेता, श्वेता आपका माइक अगर आप ठीक हो तो अनम्यूट करें। बाकी लोगों ने लिखा, प्लीज 1 मिनट के लिए। यस सर। एक बात बताओ, आप डिश टीवी आपके पास है? डिश टीवी के बारे में जानते हैं आप? यस सर। तो आप ये मुझे बताओ, डिश टीवी मतलब सैटेलाइट के साथ टीवी, तो आंधी बारिश Yes, sir. तूफान आता है तो क्या होता है? सर सिग्नल इशू होता है। तो डेफिनेटली आपका फेसबुक व्हाट्सएप तो नहीं बंद होता ना। तो सैटेलाइट No, कम्युनिकेशन sir. के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। आप म्यूट कर लीजिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बात सही है कि सैटेलाइट के माध्यम से पूरे दुनिया में 3 सैटेलाइट के माध्यम से पूरे दुनिया का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका नेचुरल इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा है। जो अभी तक हमारे पास सैटेलाइट है उस पर नेचुरल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? जिसकी वजह से, क्योंकि आंधी बारिश तूफान आता है, सिग्नल आपके ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि अभी श्वेता ने बताया, और आप सब भी इस चीज से अवेयर है। तो सैटेलाइट, क्योंकि इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, अभी मैं यहाँ गाजियाबाद में हूँ तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। सेम टाइम में आप बंगाल में और उस साइड में है, तो वहाँ बारिश का समय शुरू हो गया। कुछ समय बाद इतनी ज्यादा बारिश होगी तो सैटेलाइट तो चल ही नहीं सकता वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो सैटेलाइट का ड्रॉबैक इस वजह से इंडिया के अंदर ही प्रॉपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वर्ल्ड की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है? सन 2016 में एक नया सैटेलाइट लाया गया है, ठीक है ना, जिसको हम लोग इनमार्स सैट कहते हैं, और इसका अर्थ स्टेशन ALTTC गाजियाबाद में लगाया गया है, और ये BSNL का लगाया है। और इस इनमार्स सैट, जो कि केयू बैंड आप अगर पढ़ते हो तो एक बैंड्स में काम करते हैं सैटेलाइट, तो केयू बैंड में ज्यादातर हमारे सैटेलाइट जो इनमार्स सैट यूज हो रहे हैं, ये आंधी बारिश तूफान से भी इस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो ये सैटेलाइट आने वाला भविष्य में इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। BSNL ऑलरेडी 2016 में लगा चुका है। और जैसा कि कल मैंने एक चीज और बोला था कि अब समय वो दूर नहीं, क्या 4G 5G आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसमें सारे जी ओवर हो जाएंगे। और इसके लिए एक कंपनी है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, जो ऑलरेडी परमिशन मांग रही है। जिस दिन अगर आ जाएगा, उस दिन घर में जैसे आप टीवी देखते हैं, उसी सैटेलाइट के आप घर में बैठ के उसी सेटअप बॉक्स में एक एंटीना लग जाएगा वाईफाई के माध्यम से, और आप 100 Mbps 200 Mbps मन चाहा स्पीड से आप इंटरनेट कर पाएंगे, और ना ही कोई डिस्टरबेंस होगा। जैसा कि सैटेलाइट जब मौसम सही होता है तो आपका डिश टीवी कंपेरिजन टू केबल टीवी के तुलना में कई गुना साफ सुथरा आता है। ये एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है ना? तो ये अभी चल रहा है मैटर, ये आने वाला भविष्य है, आपको भी समझ में आ गया, ठीक है ना? लेकिन सैटेलाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, नया हो चाहे पुराना हो। जैसे मान लीजिए प्रभात जी की पोस्टिंग हो गई सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, कल भी कुछ लोगों ने लिखा था। तो सैटेलाइट में मान लीजिए प्रभात जी आपकी पोस्टिंग हो जाए, और अगर सैटेलाइट खराब हो जाए तो हम आपको ठीक करने के लिए ऊपर तो नहीं भेज सकते ना, ऊपर ही रह जाओगे फिर तो, ठीक है ना? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटेनेंस की। दूसरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा कि अभी कुछ साल पहले, 1 साल 2 साल पहले भी हाल में ही एक सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया था, चंद्रयान-2, याद है आपको? तो एक सैटेलाइट बनाने में कितना साल लगता है, पहले आप ये देखिए, कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल इतने सैटेलाइट बन जाते हैं। ऊपर से सैटेलाइट सही तरीके से ऑर्बिट में स्टेबलाइजमेंट होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है ना? लास्ट मोमेंट पे आपको याद होगा वो फेल हो गया था। तो टाइम, पैसा खर्चा होना भी बहुत मैटर रखता है। तो इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में नए-नए तरीके ढूँढे जा रहे हैं कि कम पैसे में
मिनिमम मेंटेनेंस में सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जा सके, या हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो जाए कि जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाने में आज के समय में टाइम नहीं लगता, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज है, तो ऐसी कोई नया व्यवस्था आने वाली है और चल रहा है, लगातार काम चल रहा है कि हम विद इन सेकंड चंद्रमा पे भी चले जाएं, विद इन सेकंड बृहस्पति पे भी चले जाएं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आने वाले समय में सैटेलाइट एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन साबित होने वाला। फिलहाल आज की डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छा होने के बावजूद भी नहीं यूज हो पा रहा है, उसका कारण मैंने आपके सामने रखा। दूसरा, बहुत सारे गरीब देश होते हैं वो भी सैटेलाइट नहीं बना सकते, ठीक है। सेकंड, अभी जो कम्युनिकेशन पूरे दुनिया में जो यूज हो रहा है, डेफिनेटली आप लोगों में काफी लोगों ने सही जवाब दिया, चाहे पढ़ के दिया हो चाहे कहीं दिया हो, डजंट मैटर, ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट इन द करेंट सिनारियो, ठीक है, ठीक है। और समय बदला, हवा तो आपका है ही, और इसमें जो भी मीडिया लिखा है, देखो इसमें आपने बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे आईटी के भी बच्चे हैं इसमें ग्रुप में है। मैं सबको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये सारे मीडिया सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो कभी भी बंद होगा या खत्म होगा। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि कॉपर खत्म हो गया नहीं रहेगा, ऐसा गलत फहमी है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर, समय के साथ ये बात सही है कि आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर मोर रिलायबल देन द कॉपर, मोर रिलायबल देन द सैटेलाइट, दैट इज गुड, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी वो समय दूर नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी बताऊंगा, तो उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर आ गया कोई दूसरा नहीं आ सकता, कॉपर वायर भी अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल मीडिया है। और कॉपर वायर आज से नहीं, जब से टेलीफोन शुरू हुआ है और आज जब आप इंटरनेट के युग में भी हैं, पूरे समय में कॉपर वायर उसी पावरफुल तरीके से मैदान में लगा हुआ है। लेकिन चूंकि कॉपर वायर, आपको मालूम है इंसानों की नेचर क्या होता है, सामान की चोरी करना, उसको नुकसान पहुंचाना। ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचाने से उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन कॉपर, बहुत सारी चोरियां करके कॉपर को बेचा जा सकता है, उससे लोग पैसे निकालते हैं, ये होता रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो दूसरी चीज है कि कॉपर वायर के अभी जो इंस्ट्रूमेंट, जो टेक्नोलॉजी है अभी, वो उसके हिसाब से भी कॉपर वायर में बहुत ज्यादा इंटरनेट हम दे नहीं पाते। लेकिन कॉपर वायर से टेली कम्युनिकेशन, अगर हम बात करने की बात करें, तो अभी जितने मीडिया है यहाँ पे, एयर हो, कोएक्सियल हो, माइक्रोवेव हो, सैटेलाइट हो, ऑप्टिकल, उन सबसे कई गुना बेहतर क्वालिटी का साउंड देता है आपको, ठीक है ना। अगर आप कोई अच्छी साउंड सुन रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम से सुन रहे हैं, डेफिनेटली कॉपर वायर का उसका कहीं ना कहीं रोल है। और एक चीज और, कॉपर वायर कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं हुआ। पुराने फॉर्म में जमाने में एल्युमिनियम लगाते थे, शीशा लगाते थे, और आज के जमाने में हम लोग कैडियम मटेरियल यूज के साथ हम कॉपर यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉपर इज द मेन वायर, अलाउ, कॉपर अलाउ कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये मीडिया हुआ, फिर कोएक्सियल में आया, कोएक्सियल में कॉपर वायर का सबसे पहले ड्रॉबैक क्या था कि कॉपर वायर अभी जो यूज हो रहा है, जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट में, तो अभी जो कॉपर वायर यूज हो रहा है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, दो तरह के कॉपर वायर जुड़ते हैं, एक 5 किलोमीटर के रेडियस को सफर तय करता है, दूसरा 6 किलोमीटर के रेडियस को सफर तय करता है, ठीक है ना। यानी कॉपर, जैसे कि दो इंसान अगर आपस में खड़े हो जाएं तो 30 मीटर से 50 मीटर की बात कर रहे हैं। सेम चीज आपको याद होगा, या आप लोगों ने शायद किया नहीं, लेकिन हम लोग बचपन में बहुत करते थे, जब हम लोग गाँव में रहते थे, तो दो खाली डब्बे लिए और धागे से डब्बे में छेद किया और एक दूसरे को बांध दिया, और एक से हाय बोला, दूसरे से सुना, तो एक तरफ से बोलते थे, दूसरी तरफ से उस धागे की मदद से भी साउंड हमारा चला जाता था। तो जब एक सिंपल धागे से भी हमारे वायर का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो डेफिनेटली कॉपर वायर इसमें हम लोग बहुत हेल्पफुल किया कि सिंपली दो कॉपर वायर अगर इसी तरह डब्बे में जोड़ के एक हाय हेलो करें, तो उनकी जो दूरी थी 5 से 6 किलोमीटर संभव हो सकती थी। और टेलीफोन जब से शुरू हुआ और आज तक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक के रेडियस में अभी भी काम कर रहा है। अभी हम और एक्सप्लेन करें इसके बारे में। फिर दूरी की थोड़ी बढ़ाने की बात हुई, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, तो फिर हमारे पास में आया कोएक्सियल। कोएक्सियल हमारा 40 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। इसमें कम्युनिकेशन में जो प्रैक्टिकल, ये सारे जो डाटा है प्रैक्टिकल डाटा है, मुझे आइडियल डाटा से कोई लेना देना नहीं, जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रोवेव में भी, माइक्रोवेव में क्या होता है, बेसिकली टावर होते हैं। टावर, ये आप कई तरह के टावर यूज कर सकते हैं। इसमें जो दूरी हो सकती है आपकी 1 किलोमीटर से लेके हमारे पास जो टावर्स हैं अप टू आपका 15 किलोमीटर तक का टावर अवेलेबल्स है। और एक टावर से कितने कस्टमर जुड़ते हैं, एक अलग थोड़ा सा वो सेशन हो सकता है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी मैंने दूरी ला, सैटेलाइट के बारे में तो बता ही दिया, पूरी दुनिया 3 सैटेलाइट में काम कर सकती है। सैटेलाइट के साथ जो ड्रॉबैक था अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है।
अब इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे। इसका दो फायदा है, एक तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में बहुत एडवांटेज है ये, ठीक है। तीसरा, हम मनचाही स्पीड हम इसमें पा सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर का बैंडविड्थ कितना होता है, यानी स्पीड कितना ले सकते हो, कॉपर वायर में भी तक जो स्पीड है हम लोग दे पा रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps तक दे पा रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह जो आपका ये टावर है, टावर में मैक्सिमम आपको 100 Mbps तक का स्पीड दे सकते हो। उसी तरह से आपका जो सैटेलाइट का अभी हमने कोई प्लान प्रॉपर नहीं किया है, लेकिन सैटेलाइट में भी हमारा 10 Gbps तक पॉसिबल है, 10 Gbps तक अभी तक संभव है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने सैटेलाइट से इंटरनेट नहीं दिया है पब्लिक को। ऐसे नहीं कि नहीं चलता, चलता है, डेफिनेटली चलता है, लेकिन हमने पब्लिक को अभी ये सैटेलाइट का जो इंटरनेट है अभी हमने दिया नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी शुरू होगा, जैसे हम बात करेंगे। और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, अगर हम इसमें पूछें कि कितना स्पीड दे सकते हो, तो दैट इज द इनफाइनाइट, आप दे सकते हो। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम अभी तक हम लोग इसमें 400 Gbps तक दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी ये अभी ये भी हो सकता है कॉपर, अगर आपसे कभी कभी सवाल ये पूछा जा सकता है कि कॉपर वायर, देखो सवाल दो तरह से होते हैं। एक सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ट कौन है, जैसा कि मैं कल पूछ रहा था कि इंटेलिजेंट कौन है, नहीं इंटेलिजेंट कौन है, कौन ज्यादा कम है, वो फिर आपको बताया कि भाई वो तो मेमोरी और सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर में बेस्ट कौन है, तो ठीक है, अभी जो डाटा लिखा है आप आंख में उनके तुरंत बता दोगे कि ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट, ये कहने की बात है आज के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट, नो डाउट। लेकिन कॉपर वायर इससे कई गुना बेहतर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। एक नई टेक्नोलॉजी आई है कॉपर वायर के लिए, VSDL, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अप टू 100 Gbps तक आप स्पीड 100 से लेके 1000 Gbps तक आप इंटरनेट दे सकते हो। आप क्या कहोगे, वो टेक्नोलॉजी अगर अभी लगा दे तो क्या कहोगे, भाई तो कॉपर वायर से ऊपर चला गया, कॉपर वायर में तो 400 Gbps तक ही दे पा रहे, इसमें 1000 भी जा सकता है। तो ये आप कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर मीडिया का अलग अलग पोजीशन में अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो अभी मैंने जो सवाल पूछा आप लोगों से बाघा बॉर्डर पे, उसको हम वन एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस मीडिया को सारे चीजों को आप खुद भी एनालिसिस करिएगा जो मैंने लिखा है। तो मैं जरा पीपीटी के माध्यम से शुरू करता हूं। देखिए, ये हम आपसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमारा जो टेलीफोन स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर शुरू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, टेलीफोन क्या होता है सबको मालूम, इस बारे में बात नहीं करना। अब आप ध्यान से शुरू करिए, आपका यहाँ से सफर शुरू होता है। आप आज की डेट में आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज जाएं, कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज चले जाओ, BSNL, एयरटेल, जो भी पुराने समय से लगे हुए हैं, जिनके पास लैंडलाइन देने की सुविधा आज है, उनके पास चले जाओ किसी भी एक्सचेंज में, ठीक है ना। सपोज एयरटेल है, टाटा है और BSNL है, मोस्ट पॉपुलर, और MTNL है, ये मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं जो कि लैंडलाइन सेवाएं देती रही हैं। और BSNL का तो कहना ही नहीं, ये तो जब से टेलीफोन शुरू हुआ है तब से दिया जा रहा है सेवा, ठीक है। तो आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पाएंगे आपको एक रूम मिलेगा जिसको हम लोग स्पीच रूम कहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली स्पीच रूम होगा। स्पीच रूम एक AC रूम होगा, इस तरह से कुछ रूम होगा जो जिसमें कुछ लोग, एक रैक खड़ी होंगी और कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं। देखने में आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे कि अभी कर्सर हमारा देख लीजिए वहां पे, ठीक है। तो इस रूम को हम क्या बोलेंगे, स्विच रूम बोलेंगे। क्या है हम अभी बात करेंगे। दूसरा, आप एक आपके पास रूम में MDF रूम होगा, MDF, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम रूम। इस रूम में अगर आपको विजिट करेंगे तो इस रूम में पाएंगे कि केवल एक रूम है जिसमें केवल वायर वायर और वायर ही है वहां पे, ठीक है ना। और एक रूम आपका होगा पावर प्लांट रूम। जैसे घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो, अगर पावर फेल हो जाए तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, इन्वर्टर, लाइट गई, आपका सारा लोड बैटरी पे चला जाए। तो उसी प्रकार सेम मैनर में पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, वहां पे इसी तरह की व्यवस्था की जाती है। जैसे हम टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर ले, लाइट चली गई, एक्सचेंज बंद नहीं होना चाहिए, तो सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्योंकि एक्सचेंज में या ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते कि मेन सप्लाई कब आएगी,
तो उस कंपेयर में हम लोग एक जनरेटर चला देते हैं और फिर हमारा लोड जनरेटर पे चला जाता है। ठीक है, जब मेंस आता है तो अगेन मेंस पे चला जाता है, यानी कि मेन सप्लाई आपकी मेन हो गई, वो जब फेलियर होता है तो बैटरी पे चला जाता है और फिर इंसान आज की डेट में जनरेटर चलवा लेता है और लोड जनरेटर पे चला जाता है, फिर मेंस पे आता है, फिर मेंस पे रिटर्न बैक हो जाता है। ये सिनारियो, ये जो कॉन्सेप्ट है, सभी छोटे से घर से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी अप्लाई करिए, एक जैसा ही है। ये नहीं कहीं और चले जाओ कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे जहाँ पावर सप्लाई चाहिए वहाँ एक पावर प्लांट बनाया जाता है। वो देखने में ये आपका एक पावर प्लांट होगा। ये वो रूम होगा जहाँ से आप जितने भी पावर सप्लाई का 24 घंटे बिना रुके दिया जाए वो व्यवस्था की जाती है। एक बैटरी रूम होगा। पुराने जमाने में एक रूम पूरा का पूरा बैटरी का होता था। आप एग्जाम पास करते ना, अगर आप में से कोई ऐसा होता, सपोज करो आपकी पोस्टिंग 2000 से पहले हुई होती, ठीक है, तो आपको बना दिया जाता इंजीनियर बैटरी रूम। केवल बैटरी कभी एक घर में एक बैटरी होती है, यहाँ पे 24 बैटरी होती है। एक बैटरी होता है 2 वोल्ट का और 24x2 वोल्ट यानी 48 वोल्ट। कोई भी कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होगा या आज के जमाने में टेलीफोन एक्सचेंज होगा या कोई भी हमारा इंटरनेट एक्सचेंज कह लो, जो भी नाम बदलने से चीजें नहीं बदलेगी, एक्सचेंज होगा, उसकी पावर सप्लाई -48 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने बता दिया। अब ये बैटरी समय के साथ बदलते बदलते मेंटेनेंस फ्री बैटरी में चला जा चुका है। ठीक है ना। और एक रूम होगा आपका ट्रांसमिशन रूम। ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन। ये भी आपका स्विच रूम जैसा होगा, लेकिन उसमें उतने लोग नहीं होंगे, कम लोग होंगे, रैक खड़ी होगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आप दिमाग में रखिए, ये सारी चीजें क्या होती हैं, 1 बाय 1 मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपके घर में अगर लैंडलाइन लगा है, सपोज करो, तो वो नेटवर्क कैसा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं हाय हेलो, तो शब्द को जो आपका हाय है कैसे पहुंचता है दूसरे के पास में, ये नेटवर्क के रियल नेटवर्क की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में चले जाएं या टेलीकम्युनिकेशन में चले जाएं, लेकिन जब तक आप नेटवर्क आपका क्लियर नहीं होगा, डेफिनेटली आपको आगे की चीजें, आप चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लोकल और ट्रंक नेटवर्क किसको कहेंगे, पहले मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सवाल पहले मैं शुरू करूं, लोकल कॉल किसको कहते हैं। मैं सभी से सवाल करता हूं, सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। मान लीजिए मैं इसी टेबल पे बैठा हूं जहां से मैं आप लोगों से एड्रेस कर रहा हूं। मेरे इसी टेबल पे दो लैंडलाइन फोन रखे हैं और दोनों ही बीएसएनएल के हैं। मैं जहां से आप सभी से बात कर रहा हूं, मेरे इस टेबल पे 2 लैंडलाइन फोन रखे हैं और एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को हम कॉल कर रहे हैं। दोनों ही बीएसएनएल के हैं, दोनों ही फोन मेरे टेबल पे मेरे नाम से लगाए गए हैं। अगर मैं अपने ही एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को कॉल करूं, क्या यह लोकल कॉल है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, बीएसएनएल के 2 लैंडलाइन फोन मेरे ही टेबल पे या आपके अपने ही घर में रखे हुए हैं। अगर आप अपने एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को कॉल कर रहे हो, क्या यह लोकल कॉल है? इज इट लोकल कॉल, यस या नो? यस प्लीज मैसेज। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? क्या आप इसे लोकल कॉल बोलेंगे? श्वेता, निशान, सबने यस यस, ठीक है, आप इसे मान रहे हैं लोकल कॉल है। ठीक है, चलिए, अब लोकल कॉल है या नहीं है, इस सवाल पे अब जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट सभी ने लोकल कॉल बोला है। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आपके घर में मान लीजिए कोई फोन रखा है लैंडलाइन। ठीक है, इससे कॉपर वायर निकलेगा, घर में एक बॉक्स होता है, एलजीयू बॉक्स या डीपी, हो सकता है दीवार के अंदर लगाई गई हो या फिर वहां पे अलग से टेलीफोन वाले लगा के जाते हैं, ऐसा भी होता है। घर के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक डीपी पोल पे या दीवार पे बाहर लगा होता है। इस डीपी, इसको बोलते हैं डीपी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इससे 5 से 6 घरों में आपका वायर जोड़ा जाता है। जो भी 5 से 6 घर आसपास में होंगे, ये इनकी संख्या 5 से 10 हो सकती है, आज की डेट में 5 ही होता है। तो अगर 5 घर अगल बगल है और उनको लैंडलाइन देना, तो इसी वायर से हम कॉपर, ये सब कॉपर वायर है, इन सब कॉपर वायर निकाल के घर में हम लगाते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज द आपका डीपी। इन वायरों को इकट्ठा होगा और फिर आगे की तरफ जमीन में गाड़ते हुए हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्ते में इस तरह का आपने एक लोहे का बॉक्स भी देखा होगा जिसे हम लोग पिलर बोलते हैं। देखिए, बिजली के लाइन में और टेलीफोन के लाइन में क्या डिफरेंस है भी आप समझ लीजिए। बिजली का लाइन क्या होता है, एक ही लाइन पे आप प्लग लगाएं, पंखा लगाएं, ट्यूबलाइट लगाएं, कि प्लग में सब चल जाएगा। लेकिन टेलीफोन के लाइन में ऐसा नहीं होता, जितने कस्टमर हैं उतने वायर होंगे। ठीक है ना।
यानी एक कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, दूसरे का यार, यानी कि बिजली खंभे की तरह लगा दिया, प्लग और चालू, ऐसा नहीं होगा। जितने कस्टमर उतने वायर, सीधी सी बात है। तो यहाँ से वायर निकला आपका और निकलते हुए बाहर पोल पे गया या दीवार पे लगा, एक वायर जमीन में। अब यहाँ से अंडरग्राउंड केबल हो गए हैं आपका, फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में ये जो बॉक्स मिलेगा, जो आपका पिलर आप देख पा रहे हैं, इस पिलर से आपको करीब 5 से 10 घरों, सॉरी 500 की कैपेसिटी के हो सकते हैं, आसपास के 500 जो आपके वो हो कस्टमर, उनके वायर इकट्ठे हो गए। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर आपका इसी तरह से कहीं ना कहीं बॉक्स जरूर देखा होगा आपने रास्ते में, इस तरह का लोहे का बॉक्स, इसमें कैबिनेट बोलते हैं। ये जहां दिख जाए बड़ा सा बॉक्स इस तरह का, तो आप समझ जाना विद इन 50 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि कॉपर वायर, जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज तक कॉपर वायर, और कॉपर वायर की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। मोटे मोटे तौर पे जो पतला वायर है उसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, जो मोटा वायर है उसकी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। और भी ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो शहरों में हमने 5 किलोमीटर का दूरी पे रखा, गांव में हमने 6 किलोमीटर की दूरी पे रखा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि गांव में केबल कटने की संभावना कम होती है, शहरों में केबल तो आए दिन कटता रहता है, कभी नगर निगम, कभी सड़क खोदने वाले जेसीबी उठा और काट पीट देते हैं, तो चलता ही रहता है। इसलिए शहर में दूरी कम रखा कि अगर ज्वाइंट बनाएंगे केबल कट जाएगा, अगर उनका ज्वाइंट बनाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है सारी डिस्टेंस। ठीक है, तो आप समझ में आ गया 5 या 6 किलोमीटर पे। इसीलिए आपने कभी मैं सोचा होगा कि ये बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है हर 5 किलोमीटर पे हर कोने में मिलेगा, हर कोपचे में मिलेगा। क्योंकि जब से टेलीफोन शुरू हुआ, और टेलीफोन का इतिहास करीब 160 साल के आसपास होने को आ रही है, 160 साल से ज्यादा का करीब हो चुका है। तो जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज के भी डेट में कॉपर वायर उतना ही इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन की शुरुआत होने से लेकर टिल टाइम तक। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉपर वायर को आप इंपॉर्टेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे। करंट में अभी डेफिनेटली मेरी टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो अगेन कॉपर वायर को सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो कॉपर वायर को फेवर करेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी एक्सचेंज के अंदर हम जब एंटर करेंगे तो एक्सचेंज के अंदर मैंने आपको सबसे पहला रूम बोला था, एक एमडीएफ रूम होता है। एमडीएफ में कुछ नहीं होता, आस पास के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कस्टमर होते हैं उन सभी वायरों का इकट्ठा, वहां इकट्ठा होना, ये आपका एमडीएफ रूम में आता है। ठीक है, उसके बाद एमडीएफ रूम से स्विच रूम में जाता है। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है, ये मान लीजिए कि ये प्रभात है, सपोज करो दिस इज द प्रभात। ओके, मैं कह रहा था कि अगर आप इस मान लीजिए कि यहाँ पे प्रभात हैं और ये मिस्टर ए हैं, प्रभात को मान लेता हूँ, और उनके एक दोस्त है मिस्टर बी। ठीक है ना, तो अगर ये फोन जो है मिस्टर ए का है और इसी तरह एक फोन बी का है, ए और बी अगर आपस में बात करें, जो मैंने सवाल पूछा था कि आप दोनों का अगर दो फोन हमारे टेबल पे रखा हो तो उनके कम्युनिकेशन कैसे होंगे, लोकल कॉल है या नहीं है, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ पहले। ठीक है, तो ये इस बंदे ने यहाँ तक इसका वायर आ गया, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। उसके बाद इस अगर इसने कॉल किया और उसका वायर भी इन्हीं में है, डेफिनेटली पहले देखो ए ने बी को कॉल कर रहा है और बी का भी वायर उसी के अंदर है जो ए के अंदर में है, राइट। ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पे पुराने जमाने में जहाँ स्विच रूम लिखा है, पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे, ऑपरेटर बैठा करते थे, बहुत लॉट ऑफ ऑपरेटर। वो मैनुअली एक दूसरे को हाथ से जोड़ देते थे, ए और बी के वायर को आपस में जोड़ देते थे। टेम्पररी बेसिस पे दो अलग अलग कस्टमरों को जोड़ना ही आपका लोकल कहलाता, स्विच कहलाता। स्विच, इससे स्विच का मतलब पहले इंसान, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो तरह के स्विच आए, स्ट्राउजर बार और क्राइसलर बार। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया। अभी ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच हुआ, और आज के जमाने में आप कहते हो आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। ठीक है, चीजें वही हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली। पहले इंसान आपस में जोड़ के बात करवाते थे। अगर आपने पुरानी दीवार मूवी देखी होगी ना अमिताभ बच्चन में,
तो अमिताभ मिलाता था, कहीं नंबर बात करता था, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो बहुत सारे कॉल सेंटर जैसे वहाँ पे वहाँ बैठे होते थे, वो दोनों आपस में जोड़ते थे, जिन्हें ऑपरेटर बोलते थे। इसीलिए आपको कभी ये सुना होगा कि बीएसएनएल में पहले कस्टमर कम थे और एम्प्लॉइज ज्यादा थे, 4 लाख 5 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे और टेलीफोन लाइन मुश्किल से 2 लाख 3 लाख होती थी, क्योंकि इनको मैनेज करना नॉट इजी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया जिसमें 2 तरह के हमारे स्विच बनाए गए। स्विच का मतलब टेम्पररी, स्विच जो वर्ड है उसका मतलब है टेम्पररी बेसिस पे 2 अलग अलग कस्टमरों को जोड़ना, ठीक है ना। तो ये हमारा आपका यहाँ पे स्विच हो गया लोकल कॉल। अगर ए और बी आपस में यहीं पे है तो फिर इसका मतलब ए और बी आपका एमडीएफ में यही रिटर्न हो जाएगा, दिस इज द स्विच कॉल। अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि क्या मेरे टेबल पे रखा हुआ दोनों टेलीफोन लोकल है या नहीं है। इसको क्लैरिफिकेशन आप इस तरह समझिए कि दोनों टेलीफोन का अगर स्विच रूम एक ही है, जैसे कि यहाँ पे है, दिस इज सिंगल स्विच रूम, दिस इज द लोकल कॉल। अगर दोनों एक ही स्विच है तो दिस इज द लोकल कॉल, ठीक है। अब मैं एलटीटीसी की बात कर लेता हूं। एलटीटीसी में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है जिसका विजिट में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सचेंज है, बहुत ज्यादा कस्टमर उस टेलीफोन एक्सचेंज से 400 या 500 कस्टमरों को हम टेलीफोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा मैं टेलीफोन नहीं दे सकता। लेकिन किसी जमाने में आज से 15 साल पहले 20 साल पहले एलटीटीसी गाजियाबाद में 1200-1300 एम्प्लॉइज काम करते थे, ठीक है, उतने ही करीब लोग रहते थे। लेकिन जो मैंने टेलीफोन लगाया उसमें केवल 500 वायर थे, सिर्फ 500 घरों को टेलीफोन दिया जा सकता था, 500 जो ऑफिसर थे उनको टेलीफोन दे सकते, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर भी सभी को टेलीफोन दिया गया। क्यों, कैसे? क्योंकि गाजियाबाद जो हमारा एलटीटीसी है उसके नियर बाई एक लोकेशन है संजय नगर, करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, और करीब 2 किलोमीटर दूरी पे गाजियाबाद का मेन एरिया है राजनगर, वहां पे बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत ज्यादा कस्टमर। तो बाकियों वहां से हम, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पे कापर वायर की दूरी मैंने पहले ही बताई 5 से 6 किलोमीटर की देरी पे, तो वहां से भी वायर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ जो बाकी 500 लोग जो थे उनको भी टेलीफोन दिया गया था, तो उनके कुछ वायर जैसे मेरे टेबल पे रखा है, एक तो हो सकता है कि एलटी सेंटर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा एक वायर वहां से हो, दूसरे वाले का हो सकता है कि मेरा वायर राजनगर या संजय नगर से आया हो, ठीक है। 2 अलग अलग आपके वायर हो सकते हैं, 2 अलग। तो जब दोनों का स्विच रूम अलग हो गया, भले एक टेबल पे रखा था, स्विच रूम अलग हो गया, वो आपस में लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। लोकल कॉल मतलब सेम स्विच, कीप इन द माइंड। तो आपने सभी ने कहा यस लोकल होगा, आप बेटे, लेकिन पहले एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि लोकल का मतलब है सेम स्विच है। तो यू मस्ट बी डिसाइडेड कि इट विल बी लोकल कॉल व्हेन बोथ स्विच आर द सेम, दोनों स्विच सेम होगा तभी आप कह सकते हो, वरना लोकल कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर स्विच बदल गया, इस बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, वो भी हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम आते हैं इस पे बात करने के लिए। यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये रियल सिनारियो है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ट्रंक कॉल विधि ने से लिखा मतलब सेम जिला लिखा है, ठीक है। तो अभी आपने कॉल किया उसी शहर, मान लो गाजियाबाद में ही कॉल किया, लेकिन गाजियाबाद में किसी और लोकेशन पे या उस स्विच में ना हो, किसी और स्विच में हो, उस केस के लिए क्या है, यहाँ तक का जो अरेंजमेंट है एलजीयू यानी डीपी पिलर और आपका लोकल स्विच में चला गया। अब लोकल स्विच ने कहा, अब इसने मिलाया ये जो टेलीफोन था, जिस बंदे को मिलाया ए, और जिस बंदे को मिलाया मान लो बी को मिलाया, लेकिन ये जो बी है इसका वायर इसमें नहीं है, किसी और स्विच रूम में है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब उस केस में आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका ये जो यहाँ फोन है वो यहाँ पे इस स्विच रूम में आ गया, ठीक है। ये जो टेलीफोन से कॉल किया वो स्विच रूम में आ गया। इस स्विच ने कहा, यहाँ इंसानी तो था, पहले इंसान बैठा करते थे, ये जो हमारा लोकल स्विच है यहाँ पे पहले हम इंसान बैठा करते थे यहाँ पे, ठीक है। अब वही चीज काम, इंसान बैठता तो क्या कहता पुराने जमाने में, अरे ये तो हमारे यहाँ का नहीं है। तो उस केस में क्या किया, हर शहर में एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, हर शहर में एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप शहर का मेन एक्सचेंज जानते हैं, सुना है नाम, या बता सकते हैं कहाँ, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप उसको आपके जो पेरेंट है बता सकते, बिल्कुल बता देंगे। क्योंकि देखो मेरी जब नौकरी लगी तो जब रेलवे स्टेशन से उतरा और मैं रिक्शे वाले के पास गया और मैंने कहा कि मुझे मेन एक्सचेंज जाना है, तो रिक्शे वाले ने बिना पूछे वो समझ गया कि मेन एक्सचेंज। कहने का मतलब एक समय था कि सारे लोगों को पता होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है, इतनी पॉपुलैरिटी होती थी, भिखारियों तक को पता होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से हमने जो कॉल किया, ये तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया था। जब इन्हें कॉल किया तो इसने कहा मेरे पास नहीं, तो फिर शहर को मेन एक्सचेंज भेजता था, ठीक है। और ये 1984 से 1984 में शुरुआत था, पहले शुरू हुआ था, मैं 1986 से तो रेगुलर हो गया, तो 1986 लिख रहा हूं मैं। 1986 से ये यहाँ एक एक्सचेंज से मेन एक्सचेंज में जो मीडिया यूज किया गया वो ऑप्टिकल फाइबर केबल था, OFC, इसी तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। कब से? 98। ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है नया चीज आ गया, ये गलतफहमी है। ऑलरेडी 1986 से ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, लोकल एक्सचेंज से मेन एक्सचेंज में चला गया। यानी यहाँ पे जो मेन एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं डीटैक्स एक्सचेंज। और जो अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, एक्सचेंज में एक ट्रांसमिशन रूम होता है, ट्रांसमिशन रूम यही होता है आपका, जिसमें ऑप्टिकल, ठीक है। तो आपका ये डीटैक्स आ गया, मेन एक्सचेंज आ गया। मेन एक्सचेंज जो है आपका ये मेन स्विच रूम है। ये जो स्विच रूम है और इस स्विच रूम में कोई खास फर्क नहीं है। ये स्विच रूम क्या कर रहा था, कौन सा कस्टमर है, ठीक है, तो उनसे जोड़ दिया, नहीं मिला तो मेन एक्सचेंज भेज दिया। ये क्या करेगा, कौन सा एक्सचेंज है, काम वही हो रहा है। अब वो कह रहा है कौन सा एक्सचेंज है, किस एक्सचेंज में जाना है, ठीक है ना, उस एक्सचेंज को वहां से जोड़ दिया और लोकल व्यवस्था आपकी कनेक्टिविटी हो गई। ये हमारा, इसको हम बोलते थे STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब ये क्यों एक स्विच से दूसरे स्विच आ गए, तो स्विच की लाइनें आपस में कनेक्ट होती हैं तो ट्रंक लाइन कहलाती है। और STD का नाम आप लोगों ने शायद अभी भी सुना होगा, यू आर लकी, इस नाम से शायद अभी आप अवेयर है कि STD नाम का कोई चीज होता था, PCO STD हुआ करती थी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ट्रंक डायलिंग का मतलब अपने स्विच में ना होके, लोकल ना होके दूसरे वाले का स्विच में चला गया। तो दिस इज द आपका एक लाइन ये हो गई आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर और ये ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से चला गया सेम जिला में। तो अभी मेरा जो सवाल था, आप लोगों शुरू में पूछा था कि भाई क्या आप एक ही रूम में हैं और दूसरे रूम में, तो क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो? डेफिनेटली दिस इज द डिपेंड ऑन द स्विच, स्विच कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। और एक चीज और, अभी एक चीज और है कि दुनिया में वायरलेस कुछ नहीं होता। पहली बात आप समझ लीजिए, वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल से टावर तक हैं, आगे कुछ भी वायरलेस नहीं मिलने वाला। आप इस भ्रम में ना रहे, अगर दिमाग में कंफ्यूजन है वायरलेस वायरलेस, नथिंग, यू आर वायरलेस ओनली फ्रॉम द योर मोबाइल फोन टू द नियर बाय द टावर। जो आपका टावर है वहीं तक आप वायरलेस हैं, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं है। सब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या कहीं कॉपर वायर के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा गया है, पहली चीज ये, ठीक है ना। अब क्या, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अब आपको एक चीज वेरी क्लियर कि घर से और एक्सचेंज तक हम जो जोड़ रहे थे, जितने कस्टमर उतने वायर, ठीक है। तो समय बढ़ा, डिमांड आई, नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ गए, हम उतना वायर जमीन में नहीं डाल सकते थे। तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमने टावर लगाए कि घर तक जो वायर बिछाने का जो झंझट है वो मुक्त हो जाए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने पीपीटी इसमें और बनाई है उस अंदर में, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। ये आपकी देखिए, इस पीपीटी में अगर आप देख पाएंगे, देखिए ये आपको नेटवर्क तो समझ में आ गया, ये ठीक है ना। आप, हमने क्या किया, ये जो आपका घर से लेके जो MDF तक का जो ताम झाम था उससे मुक्त कर दिया, हमने टावर लगा दिए, ठीक है। और टावर हमने, ये जो MDF था, MDF का नाम अगर आप GSM टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो सभी आसपास के कस्टमरों या टावरों, एक टावर से 1024 कस्टमर जोड़े जा सकते हैं एज पर आइडियल बुक नॉलेज। ये बुक नॉलेज है, रियल में हम 300-400 से ज्यादा नहीं जोड़ते, ठीक है ना। लेकिन 1024 इज द पॉसिबल। देखो पढ़ने में हम क्या कुछ भी पढ़े, जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल के अनुसार बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो रियल में हम 300 से 400 से ज्यादा कस्टमर कोशिश करते हैं एक टावर से ना जुड़े। वो टावर से हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन के और उसके बीच के जो MDF के बीच की जो दूरी थी वो वायर से मुक्त करना था। तो इसके बाद ये टावर के बाद ये जो फाइबर, यहाँ से फिर फाइबर हो गया, जो MDF को आज हम लोग BSC के रूप में जानते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर, यानी कि आसपास के जितने भी टावर है, यानी जो भी टावर से कस्टमर जुड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको बोलते हैं BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर।
और फिर ये आगे स्विच रूम में चला गया। स्विच रूम का नाम मोबाइल के फॉर्म में हमने MSC रख दिया, मोबाइल स्विचिंग सेंटर या मेन स्विचिंग सेंटर, ठीक है ना। तो कोई सिर्फ नाम बदल गया, तरीका कहीं नहीं बदला। और आगे कोई भी चीज आपकी वायरलेस नहीं मिलेगी, आप कितने भी आगे चले जाएं, वायरलेस ओनली मोबाइल, पहली चीज होगी। फिर अभी और इसको आगे हम देखेंगे, वापस आते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेज है, अगर आपका एक शहर से ना होके दूसरे शहर में हो जाए, अगर मान लो मैं गाजियाबाद का कस्टमर हूं, ये तो आपने समझ ही लिया, ये हो गया एक ही शहर के अंदर किसी और स्विच में, लेकिन आपने कॉल किया और गाजियाबाद से आपने, यहाँ पे मैं गाजियाबाद में, और आपने कॉल कर दिया मेरठ, ठीक है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूसरा जिला है, वहां पे क्या होगा, वो कैसे कम्युनिकेट होगा। तो जैसे उसके लिए सबसे पहले, आज नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज, जो कुछ देख रहे हैं आज की नहीं है कि एक दिन में बन गया। ये आप द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बनाया गया। डेफिनेटली इंडियन ने तो बनाया नहीं, अंग्रेजों ने बनाया। और हम सब बड़े इस बात में आप कह सकते हो कि लक है कि जिस टाइम पे दुनिया में टेलीफोन शुरू हुआ, ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया, सेम टाइम में हमारे इंडिया के अंदर, भले ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेज जो भी शासन करते थे, उनके माध्यम से ही टेलीफोन का विस्तार भी डेवलप हुआ। सेम टाइम में हम कभी भी टेलीफोन लाइन में पीछे नहीं रहे, ठीक है। तो उन लोगों ने एक इंडिया को 4 भागों में बांटा, NTR, ETR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, फर्दर डिवाइड इन द 4 सर्किल रीजन, 4 अलग अलग रीजन में बांटा, ठीक है। आज अभी मैंने जो मैप बनाया वो अभी करंट हमारा जो इंडियन मैप है उसके अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन पहले हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आया करता था, ठीक है ना, बहुत सारे एरिया, तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा था। तो फिलहाल अभी जो है उसके हिसाब से आप NTR समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर होगा, राजस्थान होगा, ये सब अलग अलग जिले हैं जो हमारे NTR पार्ट में आएंगे। हर NTR के अंदर, हर ETR के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। अगर मैं NTR की बात करूं तो NTR में जो 2 हेडक्वार्टर हैं आपके, दिल्ली और देहरादून। अगर मैं ETR की बात करूं, कोलकाता एंड गुवाहाटी। अगर मैं STR की बात करूं, चेन्नई एंड बैंगलोर। अगर मैं WTR की बात करूं वेस्टर्न के लिए, तो भोपाल एंड मुंबई। इस तरह के 2 हेडक्वार्टर बनाए गए थे, ठीक है ना। तो अब मैंने कॉल किया एक शहर से दूसरे शहर में, तो सबसे पहले हर इसमें जितने भी स्विच हैं, अगर विद इन NTR में है, मतलब सेम जिले, मेरठ भी NTR में पड़ेगा, चंडीगढ़ भी NTR में पड़ेगा, दिल्ली भी NTR में पड़ेगा, मुंबई भी NTR में पड़ेगा, सेम रीजन में पड़ेगा। अगर सेम रीजन में है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सारे जो डीटैक्स एक्सचेंज, हर शहर का जो मेन एक्सचेंज है एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, वो सब ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। और आपको भी बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर का जो ऑप्टिकल फाइबर है, कोई भी कंपनी आके गड्ढा खोद के नहीं डाल सकती। ऐसे खोदने लगे तो पागल हो जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर का जब केबल की बात आती है, चाहे वो रिलायंस हो, BSNL हो, एयरटेल हो, चाहे सब के लिए नेशनल लाइन एक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि BSNL नहीं, BSNL इज मैनेज, BSNL बहुत बड़ा मैनेजर है, वो एक शहर से दूसरे शहर की सारी लाइनें उसके उसी के पास से होके जाती हैं। जो कस्टमर के जो सारे लाइन है उसी के माध्यम से होके जाती हैं। ऐसा नहीं है, रिलायंस का भी उसी से होके जाती है, ठीक है। हाँ, PPP मॉडल को जरूर परमिशन मिला है। PPP मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि गवर्नमेंट को कम पैसा खर्चा करना पड़े, थोड़ा फास्ट तरीके से हो जाए। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि पूरी लाइन प्राइवेटाइजेशन 100% कर दिया। अगर जिस दिन हो गया तो उस दिन आप क्या होगा, आप पूरी समझदार हैं, ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे। अभी इधर आइए, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, मान लो ये फोन था और इसने दूसरे, ये मेरठ में है और इसने गाजियाबाद में बात किया, ठीक है ना, तो दोनों अलग जिले हैं। तो इसके लोकल स्विच ने कहा ओके, हम नहीं है भाई, हमारे में नहीं है, मेन एक्सचेंज भेज देगा डीटेक्स ऑफ द गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है। अब उसका शहर ये पड़ेंगे NTR में, NTR में नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में मिलेंगे, शायद ही कहीं आपको माइक्रोवेव टावर मिल जाए, बड़े वाले टावर होते थे आपने देखा होगा, अब शायद ही कहीं होगा, वो पहाड़ी एरिया में का बस संभव भी है, लेकिन अब तो हमेशा हर जगह ऑप्टिकल फाइबर ही कर रखा है। तो दूसरे शहर में भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर से NTR सेम रीजन में, वहां का, अच्छा हमारे शहर का है, गाजियाबाद का है भाई, गाजियाबाद का कौन सा लोकल स्विच है, लोकल स्विच में जोड़ दिया, दैट विल बी कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा एक नेटवर्क जो हमारा एक रीजन में हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बाघा बॉर्डर पे। अब सवाल था मेरा, बाघा बॉर्डर पे आप खड़े हैं, चाहे मोबाइल फोन से करो या लैंडलाइन से करो। अब इस सवाल का आंसर सुनो, आप चाहे मोबाइल से करिए या लैंडलाइन से करिए, दोनों के बारे में एक चीज क्लियर कर दी कि मोबाइल भी केवल वायरलेस, आप कहाँ से, मोबाइल टावर से लेके अब अपने मोबाइल फोन तक है, बाकी सारे ऑप्टिकल फाइबर। तो एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। इंडियन मोबाइल से मान लो कॉल करता है पाकिस्तान का, ठीक है,
तो मुंबई से जो कॉल करेगा टावर से तो जुड़ा ही हुआ है, टावर ने कहा भैया ये तो बीएससी भेज दो, बीएससी कहाँ है, उसका अटारी में है, ठीक है। अटारी ने कहा अरे ये तो भेजो भैया अमृतसर भेजो, अमृतसर भेज दिया स्विच रूम में, लोकल स्विच में। अरे ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ से भी लॉजिक सी बात आप समझ सकते हैं, मेन शहर कहाँ है, ये तो हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा भाई, जब पाकिस्तान को मिला है तो एनटीआर में तो कहीं आएगा नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कहीं नहीं आएगा। मैंने 2 हेडक्वार्टर बताया, दिल्ली और देहरादून, तो फिर वो दिल्ली या देहरादून जहां चाहे वहां भेज सकता है, ठीक है। और वो जो दूरी तय करेगा उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब डिस्टेंस से नहीं होता, अगेन क्लियर, ये भी पॉइंट आप लिखते ना शॉर्टेस्ट पाथ, तो लिख रहे थे शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है वह रास्ता जो खाली हो और आसानी से जा सको। तो मे भी दिल्ली, मे भी देहरादून। अब दिल्ली पहुंच गया मान लो, सपोज करो दिल्ली ने कहा ओके ये तो बाहर का है, क्योंकि एसटीडी कोड था, एसडी कोड से पता चल जाएगा ये बाहर का है। तो इंडिया से बाहर कॉल कैसे जाएगी, ठीक है। इंडिया से कोई भी कॉल बाहर जाती है आंख मूंद के नहीं जाती, एक लोकेशन फिक्स है, दैट इज द मुंबई। बाय डिफॉल्ट मुंबई इज द इंटरनेशनल गेटवे ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो फिर मुंबई आ जाएगा। मुंबई में समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कराची तक पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं करते। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उसकी वजह से हम लोग नहीं करते, हम लोग उसको बंद करके रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान कॉल नहीं मिला सकते। फिर कॉल कैसे होगा, फिर हमारा जो पाथ है फिर मूवमेंट होता है उसका, चेन्नई, सिंगापुर। एक काम करते हैं डायग्राम में दिखाएंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये आपका पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज एक्चुअल पाथ। यहाँ से मुंबई से निकलेगा, चेन्नई में जाते हुए फिर आपका पूरा हांगकांग होते हुए फिर अमेरिका की तरफ एंट्री करेगा, फिर ये पूरा समुद्र में पड़ा है, देखिए सारा, कहीं भी कोई वायरलेस नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, ऑप्टिकल फाइबर लंदन होते हुए सारा पाथ बना है। दिस इज अ रियल पाथ जो हमारा इंडिया का अपना बनाया मैंने। फिर वो दुबई घुसते हुए अफगानिस्तान एंट्री करते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर का भी इंफ्रा कुछ इसी तरह का है, इंट्रा करते हुए बाघा बॉर्डर वहां भी पहुंचा उनके टावर से। और फिर 2 लोग यहाँ खड़े थे, हाय बोला, पूरी दुनिया घूम के आपके पास में आ गया। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो इंटरनेशनल कॉलिंग रेट है, हायर रेट इन कंपैरिजन टू द यूएसए। यानी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पहले आप पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और इसी बहाने तब तक मैं आपको अपना जो रियल नेटवर्क है ऑप्टिकल फाइबर का समुद्र में, वो मैं आपको दिखाता हूं और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। एनी कोई क्वेश्चंस? मैं अभी आपको एक नेटवर्क का वीडियो शेयर कर देता हूं लगे हाथ, क्योंकि टॉपिक काफी लंबे होते हैं, ठीक है। प्रभात, मिस्टर प्रभात, हाउ आर यू? नो कंफ्यूजन? नो सर। तो आपका जो फ्रेंड हाई कर रहा है ना रूम में बैठ के, ठीक है, यस सर। वो आप समझ जाना कि हाय भले बगल से बोल रहा है, इतना लंबा पाथ पार करके आता है, ठीक है। यस सर। और वायरलेस के बारे में भी आप समझ जाइए कि वायरलेस केवल लोकल अरेंजमेंट किया गया था ताकि कस्टमर आसानी से बिना इन वायरों के झंझटों से मुक्त हो जाए। लेकिन इन वायरलेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्पीड का, स्पीड का। इसीलिए आपको स्पीड किसमें मिल रही है अभी? ऑप्टिकल फाइबर में। इसीलिए कहा जा रहा है घर तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा लो आप लोग, ठीक है ना, ताकि स्पीड अभी आपको, अगर इंटरनेट स्पीड चाहिए डेफिनेटली घर तक आपको ऑप्टिकल फाइबर। एलयू लाइन जैक यूनिट, आयुष, एलयू दैट इज द लाइन जैक यूनिट, इसे आप डीप भी बोल सकते हो, एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम लगाते हैं। पूरा नाम है एलयू लाइन जैक यूनिट, ठीक है ना। हेलो सर। क्या? पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ सर, आपने जो बोला कि जैसे लोकल स्विच में अगर नहीं हुआ कॉल, मान लीजिए हमको पाकिस्तान में लगाना था, ठीक है, तो वो जो कॉल हम इतनी जगहों पे भेजे जैसे दिल्ली या देहरादून, वहां भी वो लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ का नहीं है, तो इसमें तो टाइम लगता होगा ना सर? यस, और इस टाइम इतना माइल मिल, इसीलिए आप पहले, आप तो यू आर लकी कि यार टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। हाय हेलो आपका पता नहीं होता था, लेकिन जब हम लोग कॉल करते थे ना सन 2000-2003 में, तो हाय बोलते थे, चुप हो जाते थे, थोड़ी देर बाद उनको मेरी आवाज सुनाई देता था, लेकिन वो भी इतना देर डिले नहीं होता था वो, ठीक है। तो डेफिनेटली डिले टाइम पीरियड इज मोर देन, बट टुडे जो अभी भी ड्यूरेशन है वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में है, तो हमें अंदाजा नहीं लगता। तो सर एक और चीज था सर, पूछ लीजिए पहले, तब फिर वीडियो बढ़ाते हैं। यस, पूछिए पूछिए यहाँ। हाँ सर, पूछ रहे थे कि आपने बोला कि सर पुराने जमाने में जो स्विच रूम में जो लोग बैठे रहते थे, तो वो लोग कॉल को कनेक्ट करते थे वायर से, ठीक है, तो सर पहले, सबसे पहले
हाँ ऑपरेटर। सबसे पहले हाँ, सर जब कॉल तो कनेक्ट हो जाता था, लेकिन कॉल एंड में उनको कैसे पता होता था, फिर वो कैसे वो करते सुनते थे? रहते थे ना, पहले इतनी प्राइवेट बातें नहीं होती थी उसमें। उसमें क्या करते थे, कॉल के साथ में एक हमने एलईडी लगा रखा था जब तक कॉल चल रही होती, क्योंकि उसमें पावर आता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा होता था। तो जब से आपस में कॉल कर रहे होते तो लाइट उजलती रहती थी, जैसे वो कॉल डिस्कनेक्ट करते तो लाइट अपने आप डिस्क्लोज हो जाती थी। तो ग्रीन और रेड कलर का वो उसमें सिंबल होते थे। ठीक है, रेड का मतलब होता था कि भी एक डिस्कनेक्ट है, ग्रीन का मतलब है कॉलिंग चल रही है। ठीक है ना, तो तरीका तब भी था। ठीक है, अब इस केबल को देखते हुए सेशन कवर करेंगे। होपफुली कि आप सभी को क्या जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है और आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क इज नॉट इजी। और अभी आप उसमें देख रहे थे 99%। ठीक है, ये कहाँ से चालू हो गया? ठीक है, तो अभी हम कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। यानी कोई क्वेश्चंस या डाउट या कोई ऐसी चीज, देखो भाई आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठे हैं, मुझे पीपीटी नहीं पढ़ानी है भाई। ठीक है ना, अगर पीपीटी मैं जरूर शेयर करूंगा, लेकिन वही पीपीटी शेयर करूंगा जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं, खुद अपने अनुभवों के द्वारा बनाए हुए हैं, जो फील्ड में काम कर रहा हूँ उसके द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है ना, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पहले नेटवर्क में देखिए, आप तो बड़े अच्छे। आपको पुराने टाइम में कल मैं एक वीडियो शेयर करूंगा शुरू के एक्सचेंज विजिट का। तो उसमें स्विच रूम में हम लोग क्या करते थे, आप तो बड़े लकी हो कि आज इंटरनेट है, टाइम पास नहीं हो रहा, मोबाइल उठाया और हाय हेलो अपने इंटरनेट मोबाइल फोन पे शाम पे चालू हो गए। लेकिन जब हमारी नौकरी लगी थी तो उस समय तो ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, इंटरनेट नाम की कोई भी चीज उस समय नहीं थी। और मेरी जो पोस्टिंग हो गई थी बड़ौद के स्विच रूम में हो गई थी ये हमें। और अभी एक चीज बड़ा दिखाता हूँ, अभी इसलिए बताता हूँ कि आपको जरूरत पड़ेगी इस समय। ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा वो था। ठीक है, तो हमारी जो पोस्टिंग थी ये स्विच रूम में बड़ौत एक जगह है बागपत जिले के पास में यहाँ पे। तो वहाँ पे आज भी कंडीशन ऐसी है कि शाम को 6 बजे के बाद लोग नजर नहीं आते, क्योंकि यमुना के किनारे हैं तो थोड़ा सा एरिया उस तरह का है वो। तो हमारा टाइम पास नहीं होता था भाई, नई नई नौकरी लगी है, तनख्वाह आ रहा है, रुतबा बना हुआ है, सिनेमा हॉल में भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी, बहुत वो टाइम था, दैट इज द गोल्डन पीरियड जिसे हम कहते हैं हम लोग। ठीक है,
तो शाम को जब समय नहीं पास होता था तो चूंकि हम लोग 5 लोग थे तो 5 कुंवारे थे, वहाँ 2 लोगों की पोस्टिंग होती है, तो जितने कुंवारे होते हैं और जिन्हें पनिशमेंट मिलता है, ऐसा एरिया था। तो जिन्हें नौकरी मिलती है नई नई, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भेज दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे भी कहीं भेज दिया, हम चले गए, ज्वाइन करे, नौकरी, खुशी थी। तो हमारा फिर मेरी ये जो स्पीच रूम था ये एसी रूम होता था और इसका इंचार्ज मैं था। तो मुझे यहाँ पे चद्दर बिछाता था, स्पीच रूम में सो जाता था, एसी, कोई जब कोई है नहीं, ना शादी है ना कोई परिवार वहां पे है, तो हम 5 लोग यहीं पे सो जाया करते थे। चद्दर रखा था, तो मुझे पता है इस रूम में कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। अब कितने दिन हम ऐसा कर सकते। एक दिन क्या हुआ, मेरे दिमाग में खुरापात है कि भाई ये जो लोग कॉल कर रहे हैं ना, जितने कॉलिंग होके जा रही है इन स्पीच रूम से तो होके जा रही है, तो मैंने क्या किया, इस स्पीच रूम में यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, जो पूरी रात बात करते थे, ठीक है ना। हमें ये पता चल गया, 2.5 साल पता नहीं कैसे निकल गए वहां पे, हमारा टाइम बहुत बढ़िया का था, हमें ये पता था कि कौन क्या कब क्या बात करता है, उसी मूड के हिसाब से हम स्पीकर लगा देते थे और सुनते रहते थे। हमारा टाइम, 2 लोग बातें कर रहे हैं बढ़िया से एकदम लाइव बात, ठीक है। तो आप हंसिए मत, क्योंकि ऐसा आप ये सोच रहे हैं इंटरनेट में ऐसा कर रहे हो, बीच में हम जैसे स्पीच रूम वाले बैठे हैं, ठीक है। डरा नहीं रहो, सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट। साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना, ये सोच रहे हो दैट नॉट इजी, भैया लूप होल सबको पता है। तो यहाँ से बीच में बैठ के इन सारी चीजों को हम सुनते रहते थे, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन ओवर करें, या कुछ कहना और? सर ये क्या इंटरनेट कॉलिंग पे भी मतलब लागू होता है? इंटरनेट कॉलिंग के लिए कौन सा इंटरनेट कॉलिंग भी स्विच रूम में जाएगा। आप कुछ हुआ नहीं है, ये जो टेलीफोन है ना, इसको आप Yes, sir. रिप्लेस कर दियो मोबाइल फोन से, रास्ता वही है, समझ में आ गया। हाँ रास्ता, पाथ इज नॉट चेंजिंग। मैं इसके बारे में बात बताऊंगा आपको, समय आने दो, समझ में आ जाएगा। रास्ता सर कहीं से मतलब नहीं, अभी भी सुन सकते हैं सर? अभी भी सुन सकते हैं, लेकिन समय के साथ एक चीज और है, अब ये इलीगल काम है, अगर हम कोई करेगा ना। आज आप अभी आपने कल किसी ने बोला था ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वर्ड बोला था ना, वो इतना तेज है जो तुरंत बता देता है बेंगलोर में कि फला आदमी ने किसी की प्राइवेसी में झांकने की कोशिश की है और तुरंत नौकरी चली जाएगी, ठीक है। बट एक्सक्यूज मी सर, यस सर, सर एक डाउट था, एक मतलब क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं है और बहुत घूम कर जाता नहीं है, तो ऐसे कनेक्शन किसी है, ऐसा कनेक्शन है, मैंने ये नहीं कहा नहीं है, यूज में नहीं है। हाँ यूज नहीं करते, यस। तो सर ऐसे भी कोई कंट्री होगी जिसके साथ हमारा अभी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत कॉल सारे नहीं कर कंट्री है, सकते? इसीलिए 2 देशों के बीच में समझौता किया जाता है। अभी हाल में सुना होगा कि मोदी साहब को उसने पाकिस्तान ने जाने नहीं दिया, उनको जाना है। तो ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जो लैंड लॉक कंट्री होती है ना, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे मंगोलिया है, ठीक है ना। मंगोलिया के साथ प्रॉब्लम है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ना तो कोई समुद्र है, केवल कोई ना कोई कंट्री, एक तरफ उसके रसिया आता है, एक तरफ चाइना आता है और एक तरफ ताइवान आता है, इस तरह की कंट्रीज है, ठीक है। तो मंगोलिया का हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, और जैसे हांगकांग है, तो चाइना क्या किया कि इन कंट्री को, इसीलिए इन चक्करों में हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक है, वरना वहां के रियल सिनारियो निकाल के हम चाइना को दबाव बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, भले हमारा देश एग्रीमेंट है लेकिन हम जा नहीं सकते, तो फिर हम लोगों ने एक कोशिश की है, क्यों ना सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे लोकेशन को जोड़ी जाए। तो आने वाले समय में इस काम पे चले, बहुत सारे कंट्री, 251 कंट्री के आसपास में हमारा भी कनेक्शन है, और करीब 60 के आसपास ऐसी कंट्री हैं जिसके बीच में अभी हम लोग कट ऑफ में है, ठीक है ना। 100% अभी भी नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, चलिए कल मिलेंगे, कल और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, अगला सेशन 8:30 बजे से है, ठीक है। यस बेटा, कुछ पूछना है, एंड करें? ठीक है, चलिए। यस सर।